अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और असाइनमेंट कर लेते हैं। कल हमने इसके अंदर जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। लास्ट में मैंने आपको रेड शिफ्ट एंड स्पीड और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो इसमें हबल्स लॉ और बिग बैंग थ्योरी जो है वो फॉर्मेटिव है, और इवन एज ऑफ यूनिवर्स भी फॉर्मेटिव है। तो इसके अलावा और कोई टॉपिक है नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आ जाए। एग्जाम्पल के अंदर कहते हैं कि A star has a known luminosity of 9.7 exponent 27 watt, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक स्टार है जिसकी luminosity आपको गिवन है डेटा, और वो कितनी है 9.7 9.7 एक्सपोनेंट 27 वॉट, एक्सपोनेंट 27 वॉट। और कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार शो दैट द रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम द स्टार इज 114 नैनो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी गिवन है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते थे, और वो है 114 नैनो। नैनो को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट -9 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। आपने डिस्टेंस बताना है स्टार का अर्थ के साथ, ठीक है ना। तो इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फार्मूला था, उस फार्मूले को अगर देखें तो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी को हमने इस तरह लिखा था कि रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज ल्यूमिनोसिटी अपॉन एरिया, और इस एरिया को हम क्या लिखते थे इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो वो होता था 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, आपको रेडियस अगर निकालना है तो मैं आर स्क्वायर को एफ से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 पाई एफ, ठीक है। और आर निकालने के लिए रूट ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई एफ। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, जो ल्यूमिनोसिटी है वो है 9.7 एक्सपोनेंट 27 डिवाइडेड बाय 4 पाई 3.14, और एफ की वैल्यू कितनी है, तो वो है 114 एक्सपोनेंट माइनस नाइन, ठीक है। तो चले इसको कैलकुलेट करके एट देखेंगे क्या आंसर है। 8.22 एक्सपोनेंट 16। 8.22 एक्सपोनेंट 16 मीटर, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया कि जो स्टार का डिस्टेंस है, अगर ल्यूमिनोसिटी इतनी है हमारे अर्थ पर, तो उसका डिस्टेंस हमसे कितना होगा, वो ये डिस्टेंस है। फिर असाइनमेंट है, व्हाट इज द रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। आपने रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी, इसका मतलब कंपैरिजन करना है ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी, जबकि टेम्परेचर दोनों के गिवन है और रेडियस भी दोनों के गिवन है। अब जरा देखें कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर और रेडियस दोनों के गिवन है, तो हम ल्यूमिनोसिटी को जरा देखते हैं उसका रिलेशन क्या है। तो हमने ल्यूमिनोसिटी के बारे में पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन से कि 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा T4, ठीक है, ये रिलेशन था। इस रिलेशन में अगर आप देखें तो रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो लिखूं कि ए एंड बी, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ LA डिवाइडेड बाय LB इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 4 पाई और सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रिलेशन सिर्फ r स्क्वायर T4 के साथ ही होगा। तो मैं सिर्फ r स्क्वायर T4 लिख देता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है और वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा TA, ये हो जाएगा RB, ये हो जाएगा TB, ठीक है। अब आ जाए, ल्यूमिनोसिटी ऑफ A एंड ल्यूमिनोसिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू RA। तो RA की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10, और ये हो जाएगा स्क्वायर। टेम्परेचर कितना ए का, तो वो है 100, और 100 की पावर यहाँ पर है 4। फिर डिवाइडेड बाय जो बी है उसकी रेडियस है 5 स्क्वायर, और ये है 200, और ये पावर है 4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, और LA अपॉन LB का जो रेशो है वो क्या आएगा बताएं। 1/4। 1/4, बिल्कुल सही है। 1/4 इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। तो उन्होंने आपको रेडियस और टेम्परेचर दे दिया था इन टर्म्स ऑफ, तो अगर देखा जाए तो ये आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो LB है, LB वो 4 टाइम्स ब्राइटर है किसके मुकाबले में, LA के मुकाबले में, ठीक है ना। ये मैं इसी तरह लिखूंगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर।
एल बी को मैं उधर ले जाता हूँ, तो एल बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल ए। इट मीन्स जो ल्यूमिनोसिटी है बी की, वो 4 टाइम्स है किसके मुकाबले में, एल ए के मुकाबले में। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो है कि बेटलगीस इज आवर नियरेस्ट राइट रेड जाइंट स्टार। इट हैज अ luminosity ऑफ 4.49 एक्सपोनेंट 31 वॉट। तो एक आपको नियरेस्ट स्टार जो कि बहुत बड़ा है, उसकी luminosity दे दी है, और वो है 4.49 एक्सपोनेंट 31 वॉट। ये आपको गिवन है। फिर कहते हैं एंड इमिट्स रेडिएशन विद अ पीक वेवलेंथ ऑफ 850 नैनोमीटर एक्सपोनेंट -9 मीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेटलगीस आर बी टू द रेडियस ऑफ सन आर एस। तो आपने क्या करना है, आर बी और आर एस, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। वेवलेंथ और ल्यूमिनोसिटी दोनों क्या है, गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमें जो है वो वेवलेंथ गिवन है, उसकी बेटलगीस ये जो मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस ऑफ सन और जो वेवलेंथ है या टेम्परेचर ऑफ सन, ये चीज जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि ये हमें डेटा में से देखनी पड़ेगी। तो आपकी बुक में डेटा गिवन है इसका, और वो है रेडियस ऑफ सन को अगर हम देखें, तो जो रेडियस ऑफ सन है वो होता है 6.96 एक्सपोनेंट 8 मीटर, ठीक है। और जो पीक वेवलेंथ ऑफ सन है, जिसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, वो वैल्यू भी कांस्टेंट है। लैम्डा मैक्स एस जो है वो है 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर एक्सपोनेंट -9 मीटर। और सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, इसकी वैल्यू है 5800 केल्विन, 5800 केल्विन। अब आपको क्या करना है कि आपको दो चीजें जो हैं वो बतानी है कि अगर हमें टेम्परेचर पता है, जो आपके पास वैल्यू है, ये कह सकते हैं कि जो स्टार इन्होंने आपसे पूछा है उसका, तो हम उसकी जो रेडियस है उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हम करेंगे कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाकर हम यहाँ पर जो वेवलेंथ हमें गिवन है, और ये वेवलेंथ किसकी है, ये है बिल्किस बेटलगीज जो स्टार है नियरेस्ट उसकी है। हमें वेवलेंथ ऑफ सन गिवन है, हमें टेम्परेचर ऑफ सन गिवन है, हमें टेम्परेचर ऑफ जो बेटलगीज है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे कैसे। देखिए, उसके लिए हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएंगे, और वो लॉ ये कहता है कि जो लैम्डा और टी का प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा किसके, लैम्डा एस और टी एस के, ठीक है। इसे हम कहते थे लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब अगर यहाँ से मैंने टी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे टेम्परेचर पता होगा तभी मैं उसका रेडियस बता सकता हूँ, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा लैम्डा एस टी एस डिवाइडेड बाय लैम्डा बी। अब देखें, आपको लैम्डा एस और टी एस पता है, तो लैम्डा एस की वैल्यू कितनी है, 500 नैनोमीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 500 एक्सपोनेंट -9, और टी एस सन का जो टेम्परेचर है वो है 5800 केल्विन, 5800 केल्विन डिवाइडेड बाय जो लैम्डा बी है वो कितना है, तो वो है 850 एक्सपोनेंट -9। तो यहां से तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेम्परेचर ऑफ बेटलगीस स्टार। जी, ये थ्री कितना, फोर वन वन पॉइंट थ्री सेवन फोर सिक्स वन वन पॉइंट सेवन सिक्स और ये आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जब हम लुमिनोसिटी का फार्मूला लगाएंगे ना, तो वहां से हमें रेडियस जो है वो फाइंड आउट होगा। तो मैं अगर लुमिनोसिटी का फार्मूला यहाँ पे लिखूं तो वो इस तरह से होता था कि लुमिनोसिटी इक्वल होती है 4 पाई r² सिग्मा T4, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, एल बी डिवाइडेड बाय एल एस, ठीक है। बेटलगीस की लुमिनोसिटी, सन की लुमिनोसिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r b² Tb⁴ डिवाइडेड बाय r s² और Ts⁴, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे r की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो मैं बाकी चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं। तो देखिए किस तरह शिफ्ट करूंगा कि जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि r b² डिवाइडेड बाय r s² इज इक्वल्स टू, तो दूसरी तरफ एल बी डिवाइडेड बाय एल एस तो एज इट इज है।
हाँ, जो टी एस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी एस की पावर 4 और ये हो जाएगा टी बी की पावर 4। ठीक है ना, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। टी एस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल बी के साथ, और टी बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल एस के साथ। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इन पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। जी लीन बोलो। तो ये हमें तो टीएस गिवन तो नहीं था क्वेश्चन में। हाँ, टीएस हमें गिवन नहीं है, लेकिन सन का जो टेम्परेचर है, सन का रेडियस और जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट होती है ना। ये बिल्कुल ऐसी है, जब आप ग्रेविटेशनल जो चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो वो पढ़ रहे थे, तो जब अर्थ का डेटा आता तो क्या हमें ये बताने की जरूरत होती थी कि अर्थ का मास और रेडियस क्या होगा, तो वो हम डायरेक्टली जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी वही पुट करते थे ना। तो इसी तरह सन तो एक नोन स्टार है, जो कि अननोन है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो जो नोन है उसकी तो चीजें वही पुट करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, तो अब ये आपको एग्जाम्स के अंदर गिवन होगा, ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये तो इन्होंने क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ था कि भाई बुक के अंदर आपको डेटा गिवन है तो आप वहां से जाकर उठा लें। ठीक है, लेकिन जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो ऐसे स्टार की करनी है जो कि अननोन है हमारे लिए। ठीक है, जो बेटल गीज है वो रेड जाइंट स्टार है, अब इसका नाम तो आपने पहली दफा सुना होगा। ठीक है, लेकिन सन तो एक ऐसा स्टार है जिसका सबको इन्फॉर्मेशन होती है, और ये एक कांस्टेंट डेटा होगा जो कि आपने पुट करना है। ठीक है, ओके अच्छा, सर। तो अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अब देखें स्क्वायर रूट से आर बी की वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर बी डिवाइडेड बाय आर एस। ठीक है, इक्वल टू, अब देखें एल बी के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इसी तरह, एल बी डिवाइडेड बाय एल एस। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टी एस डिवाइडेड बाय टी बी, और अगर एक पावर जो है वो 4 में से कैंसिल होगी तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर एस हमें गिवन है, तो मैं इस अपने डेटा को रीअरेंज या फार्मूले को रीअरेंज कर लेता हूँ फॉर द आर बी। तो ये फार्मूला बन गया आर एस एल बी डिवाइडेड बाय एल एस, और यहाँ पर आपके पास जो है वो है टी एस, ये था टी एस डिवाइडेड बाय टी बी, टी एस डिवाइडेड बाय टी बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो चलें इसको वैल्यूज को पुट कर कर जरा देखें क्या आंसर आता है। आपने सॉल्व कैसे करना है, कि पहले अंडर रूट वाली चीज को सॉल्व करना है या कैलकुलेटर में डायरेक्टली सब कुछ लिख कर देखने की क्या आंसर आता है। सर एल बी का है। कौन सा एल बी, एल बी की वैल्यू ये 4.49 एक्सपोनेंट 31। सर एल एस। एल एस की वैल्यू है लुमिनोसिटी, मैंने यहाँ पे लिखी हुई नहीं है लुमिनोसिटी, एल एस की जो लुमिनोसिटी है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो होती है 3.8। सर टू ये भी गिवन एक्सपोनेंट, होगा। जी जी बिल्कुल ये गिवन होगा, लेकिन ना सन का जो भी डेटा है वो तो आपके पास कांस्टेंट है, वो गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ उन्होंने, लेकिन ये डेटा जो है वो गिवन होगा। अच्छा सर आंसर है 990.81। ठीक है जी, 990.81, और ये आपके पास किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाए, ये एग्जांपल है, द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टार रिजल इन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ ओरियन पीक्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 263 नैनोमीटर। तो इन्होंने एक स्टार है जिसकी वेवलेंथ आपको दे दी है, और वो कितनी दी है, 263 नैनोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लैम्डा जो है वो गिवन है 263 नैनोमीटर एक्सपोनेंट -9 मीटर। कहता while the spectrum of the star Betelgeuse peaks at a wavelength of 828 नैनोमीटर। अब ये मैं रिजल के लिए लिख देता हूँ, और बेटलगीज के लिए जो वेवलेंथ है वो है 828 नैनोमीटर, यानी एक्सपोनेंट -9 मीटर। कहते हैं फाइंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ दीज टू स्टार, विच ऑफ दीज टू स्टार इज कूलर।
तो अब देखें कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर के जरिए पता चलेगा कि कौन सा स्टार कूलर है और कौन सा स्टार जो है वो हॉटर है। तो हमें दोनों के टेम्परेचर जो है वो चाहिए, सरफेस टेम्परेचर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिजल्ट का टेम्परेचर और बिटल गीस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो हमें चाहिए, और ये भी बताना है कि कौन इनमें से कूलर होगा। तो देखिए, हम इसमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर केल्विन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो लैम्डा टी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वेन्स कांस्टेंट के। तो अब मुझे बताएं, अगर टेम्परेचर पता है तो क्या, सॉरी, वेवलेंथ अगर पता है तो क्या टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं टी आर लिखूं, क्या लिखूंगा, 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा आर। ठीक है। तो टी आर इज इक्वल्स टू 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 3, और लैम्डा आर यहाँ पर क्या है, तो वो है 263 एक्सपोनेंट माइनस 9। ठीक है जी, इन दोनों को डिवाइड करें, और बिल्कुल इसी तरह टी बी 2.9, हाँ जी बोला, 11026.6। 026.6, और ये किस में होगा, केल्विन में, क्योंकि हमारी यूनिट्स क्या है, एसआई है। इसी तरह टीबी के लिए भी लिखते हैं। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो यहाँ है 828 एक्सपोनेंट माइनस 9। इसको भी डिवाइड करके बताएं, टीबी क्या आ जाएगा, 3502.4। 3502.4 केल्विन। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जो बेटल गीज है उसका सरफेस टेम्परेचर 3500 के करीब आ रहा है, कम है, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा वो किस, कूलर होगा, किससे, रिजल से। ठीक है ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। हमने यही पढ़ा है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी कम है। तो विच वन इज कूलर, टी बी इज कूलर देन टी आर। ठीक है। चले, एग्जाम्पल है 23.3, और इस क्वेश्चन के अंदर कहते हैं स्पेसिफिक लाइन इन द स्पेक्ट्रम of light obtained from a source's laboratory has a frequency of 4.570 exponent 14 hertz। तो आपको ना लैब में इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है, और वो कितनी है, वो है 4.570 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स। उसके बाद कहते हैं कि द सेम लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, और यही फ्रीक्वेंसी जब डिस्टेंट गैलेक्सी से आती है तो उसे हम कह देते हैं एफ प्राइम, और वो वैल्यू है 4.547 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। ठीक है। आगे कहते हैं कि व्हाट इज स्पीड इज द डिस्टेंस गैलेक्सी मूविंग इन रिलेशन टू द अर्थ। आपने बताना है कि स्पीड ऑफ गैलेक्सी क्या होगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम क्वेश्चन करते हैं ना, स्पीड ऑफ सोर्स क्या होगी, वही आपके पास है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो हम जरा फार्मूला लगा देते हैं कि कल ही हमने ये चीज पढ़ी है कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, जो भी डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन सी। अब डेल्टा एफ क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास है 4.570, उसमें से 4.547 को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ, जो भी आपके पास है 4.570 एक्सपोनेंट 14 माइनस 4.547 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय, जो कि ओरिजिनल है वो क्या थी, 4.57 एक्सपोनेंट 14। अच्छा, और इज इक्वल्स टू वी कैलकुलेट करना है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 एक्सपोनेंट 8 है। ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके 3 एक्सपोनेंट 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो जरा इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। 1.51 exponent 6। 1.51 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी देखें कि ये तो स्पीड हमारे पास आ गई,
लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास गैलेक्सी है ये हमारी अर्थ से करीब आ रही है या दूर जा रही है? अब जरा देखें कि आपके पास जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4.570 और ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब वो गैलेक्सी हमारे करीब आ रही है या हमसे दूर जा रही है? तो ऑब्वियसली अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम अस, गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम अस। और कितनी स्पीड से रिसीड कर रही है? तो 1.51 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम अस। ठीक है जी, ये आपके पास है। सर फिर आ रेड जाए इसके शिफ्ट होगा असाइनमेंट। ना ये? जी जी, रेड हाँ जी, हाँ, शिफ्ट हो गया ब्लू शिफ्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हम ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, और आप जानते हैं वेवलेंथ बढ़ती है लॉन्ग किसकी होती है? वो रेड की होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यस। कहते हैं अ गैलेक्सी इज फाउंड टू बी मूविंग अवे विद द स्पीड ऑफ 2.1 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास है रिलेटेड एज ऑफ यूनिवर्स। ये आपका जो है फॉर्मेटिव टॉपिक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये फॉर्मेटिव, क्योंकि ये हबल स्पेस जो है ना उससे रिलेटेड है, एज ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड, तो वो हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं। तो एक्सरसाइज पे इसकी आ जाते हैं आप। एमसीक्यूज देखिए जी, एमसीक्यूज के अंदर कहते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनोसिटी इज, तो ऐसा यूनिट क्या होती है ल्यूमिनोसिटी की? तो वो होती है वॉट। ठीक है ना, ल्यूमिनोसिटी को हम किसमें मेजर करते थे? द टोटल आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द स्टार। तो पावर आउटपुट क्या होता है? पावर वॉट में मेजर होती है। ठीक है, या फिर इसको हम जूल्स पर सेकंड भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बी ऑप्शन जूल से पर सेकंड नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद ल्यूमिनोसिटी इज एसोसिएटेड विद एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो ल्यूमिनोसिटी होती है वो किस में से निकलती है? वो होती है सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास सेलेस्टियल, उनके लिए क्या होती है? ल्यूमिनोसिटी का वर्ड हम यूज करते हैं। फिर कहते हैं ल्यूमिनोसिटी डिपेंड्स ऑन, तो ल्यूमिनोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ स्टार, टेम्परेचर ऑफ स्टार, कलर ऑफ स्टार। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको ल्यूमिनोसिटी के फैक्टर्स में बताया था, ल्यूमिनोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक एरिया और एक टेम्परेचर। ठीक है ना, ये दो फैक्टर्स थे जिनके ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन 1 एंड 2, या ऑप्शन ए एंड बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। फिर कहते हैं कि विच लॉ स्टेट्स दैट ब्राइटनेस ऑफ अ सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये बात हमने रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी में पढ़ी थी, और वो क्या थी कि जो आपके पास रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर स्क्वायर के। देखिए यही पता था ना, एफ इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखें तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इट मींस इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, फिर जो फिफ्थ ऑप्शन है हबल कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मेटिव टॉपिक है। और विच स्टेटमेंट अबाउट बिग बैंग थ्योरी इज नॉट करेक्ट, ये भी आपका क्या है? फॉर्मेटिव टॉपिक है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हबल कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो हम यहाँ पर ऑप्शन लगा लेते हैं, ये पर सेकंड होता है। और जो सिक्स है, विच स्टेटमेंट अबाउट बिग बैंग थ्योरी इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द फर्दर अवे गैलेक्सीज आर स्लोअर दे आर मूविंग। अब ये बात क्यों है? क्योंकि हमने हबल्स जो है वो उसके बारे में पढ़ा नहीं है और बिग बैंग के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि गैलेक्सीज जो होती हैं जितना दूर जाती हैं वो फास्टर मूव करने लग जाती हैं। ये इसका आंसर है। चलिए फिलहाल इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि हर किस्म की रेडिएशन को क्या करती है? इमिट आउट करती है, और लो टेम्परेचर पे तमाम रेडिएशन को अपने अंदर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है? जो कि हर किस्म की रेडिएशन को इमिट आउट करती है, नॉट रिफ्लेक्टिंग, नॉट ट्रांसमिटिंग। इट स्पेक्ट्रम इंक्लूड इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यही बात हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ी थी। फिर कहते हैं ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड theoretical object which has the following characteristics. It absorbs all incident radiation falling on it. It is a perfect absorber or non-reflecting surface. It emits all radiation falling on it. फिर इसकी डिपेंडेंस क्या थी? तो रेडिएशन
emitted from a black body has a characteristics spectrum that is determined by the temperature. एग्जाम्पल क्या थी? सन, कैविटी बाय स्मॉल होल, जिसे हमने फेरिस जो है वो आइडियल ब्लैक बॉडी का था, और इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब फिलामेंट जो होता है ये भी हम ब्लैक बॉडी के तौर पे पढ़ते हैं। फिर कहते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ल्यूमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। तो ये चीज हमने डिस्कस की हुई है कि जो ल्यूमिनोसिटी और रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जो ल्यूमिनोसिटी होती है ये इक्वल होती है 4πr² सिग्मा T4 के, और इसे हम क्या कहते थे? टोटल आउटपुट या पावर आउटपुट ऑफ इमिटेड रेडिएशन। जबकि रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसे हम क्या लिखते थे? F इज इक्वल्स टू L/A। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ल्यूमिनोसिटी का और रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स रिमेन्स द सेम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, luminosity double, intensity also double. If a star becomes brighter, it sends out more energy, so the intensity we receive increases. So ठीक है, तो अगर ये कहते हैं कि अगर कोई स्टार ज्यादा ब्राइटर है, इसका मतलब उसमें से ज्यादा इंटेंसिटी निकलेगी, इट मींस ज्यादा एनर्जी क्या होगी वहां से एमिट आउट होगी। फिर कहते हैं व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। तो ये बात हमने पढ़ी है कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट दैट रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मैथमेटिकली इसे हम क्या लिखते हैं? तो रिलेशनशिप इसका ये था, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ल्यूमिनोसिटी अपॉन एरिया, और एरिया को हम क्या लिखते थे? और यहां से अगर आप देखें तो 1/d² या r² जिसे हम ले सकते हैं। तो इंक्रीजिंग द डिस्टेंस d बिटवीन स्टार एंड अर्थ, radiant flux intensity for a star decreases by a square of this distance, and this is called inverse square law. फिर what is Wien's displacement law? तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको रिलेशन बताता है किसके दरमियान में? वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है जिसे हम वेन्स कांस्टेंट कहते थे। तो यहाँ पर यही बात है कि लैम्डा मैस इज मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड बाय अ स्टार एंड इट्स पीक इंटेंसिटी। एयर कांस्टेंट इज वेन्स कांस्टेंट 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। और यहाँ पर देखें ये रिजल्ट है, द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, the shorter the wavelength at the peak intensity. Therefore, hotter stars tend to appear white or blue. Cooler stars tend to appear red or yellow. क्योंकि temperature और wavelength inversely proportional है. The higher the temperature of a body, the greater the intensity of radiation at each wavelength. और ये बात हमने पढ़ी है कि temperature और energy आपस में proportional होता है। किस तरह से? कि energy 4th power है किसकी? temperature की। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था? कि जो भी आपके पास एनर्जी इमिट आउट होती है वो 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिसे हम लिखते थे E इज इक्वल्स टू सिग्मा T4। E क्या है? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट। T की वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, और यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं हाउ कैन वी एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ए स्टार बाय अप्लाइंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अब इसका जो रिलेशन है वो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ स्टार के लिए पढ़ा था, कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेन्स से। ल्यूमिनोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 4πd²f, जो कि रिलेशन से निकलता है किसके? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी के। तो अगर आप यहाँ से स्टार का जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, और इस फार्मूले में अगर मैं रेडियस को कैलकुलेट करूं, अरेंज करूं रेडियस के लिए, तो ये फार्मूला बन जाता है। तो अगर आपको टेम्परेचर वेन्स लॉ से पता चल जाता है, ल्यूमिनोसिटी स्टीफन कांस्टेंट से पता चल जाती है, तो हम रेडियस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। फिर कहते हैं हाउ रेड शिफ्ट लीड्स टू द आइडिया दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी जो फ्रैक्शनल वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमसे रिसीड कर रहा है, और इसे हम रेड शिफ्टिंग कहते हैं। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, इसे हम डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, और इसका फार्मूला जो था वो इस तरह से लिखा जाता था। तो जब डॉपलर रेड शिफ्ट के बारे में हमने पढ़ा, ये एस्ट्रोनॉमर ने पढ़ा, तो यही बात थी कि रेड शिफ्टिंग हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि गैलेक्सीज जो है वो क्या कर रही हैं? एक्सपेंड कर रही हैं, जैसा कि हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया। द मोर रेड शिफ्टेड
The light from a galaxy is the fastest galaxy is moving away from the Earth. फिर कहते हैं हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा इमिशन एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये तीन किस्म के स्पेक्ट्रा होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है कि ये ब्राइट लाइंस होती हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ की, जो कि एलिमेंट्स के बारे में आपको बताती हैं या उनकी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और डेंसिटी है हॉट गैसेस की, वो क्या होती है उसके बारे में हमें बताती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या था? ये डार्क लाइन सी where light is absorbed by cooler gases indicating the chemical composition of stars atmosphere and intervening material। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी इसी तरह से हमें इंफॉर्मेशन देता है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डेंस ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स एंड रिवील देयर टेम्परेचर एंड एनर्जी आउटपुट। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम स्टार्स के जो टेम्परेचर और उसकी एनर्जी के बारे में फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं। These spectra help astronomers determine the composition, temperature and other properties of celestial bodies। तो ये जो है वो हम इस तरह से इसके स्पेक्ट्रम को पढ़ के और इनकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स में अगेन लुमिनोसिटी से रिलेटेड ही मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन है, या वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है उससे रिलेटेड है। तो देखिए लिखा हुआ है देयर आर टू स्टार्स, लेट नेम ए एंड बी, विच स्टार हैज द ग्रेटर टेम्परेचर गिवन दैट एल ए एंड एल बी, आर ए एंड आर बी क्या है गिवन है। तो अब आपने क्या करना है कि ये बताना है कि किसका टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। तो आप देखें इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ल्यूमिनोसिटी के फार्मूले से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ल्यूमिनोसिटी क्योंकि गिवन है, तो एल ए डिवाइडेड बाय एल बी इज इक्वल्स टू, रेडियस है तो आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, और इसके ऊपर क्या होता है स्क्वायर है। ठीक है, और टेम्परेचर को अगर हम देखें तो टेम्परेचर है टी ए पी पावर 4 डिवाइडेड बाय टी बी की पावर 4। अब जरा देखें कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो अगर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये रिलेशन हम अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर उसने एल ए और एल बी दोनों सेम दिए हुए। अगर आप देखें कि ल्यूमिनोसिटी दोनों की सेम है तो इसका मतलब ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट, ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसका मतलब हमने सिर्फ रिलेशन किसके साथ पढ़ना है, रेडियस के साथ। तो मैं किस तरह से रेडियस के साथ इसको पढ़ सकता हूं, तो देखें आर बी यहां से इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, और आर ए यहां पर क्या होगा डिवाइड। तो क्या हम इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं कि टी ए की पावर 4 टी बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू आर बी स्क्वायर और आर ए स्क्वायर। ठीक है, आर बी स्क्वायर आर ए स्क्वायर। अब यहां पर क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। एक दफा स्क्वायर रूट लेने से टी की पावर 2 कम हो जाएगी, तो यहां बच जाएगा टी ए टी बी स्क्वायर, और यहां पर आर बी डिवाइडेड बाय आर ए एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर खत्म करने के बाद। फिर दूसरा, यहां पे अगर मैं टी ए की बात करूं कि अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लें दोबारा से, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोबारा स्क्वायर रूट लेने से टी ए आइसोलेट हो जाएगा, उसे हम लिख सकते हैं टी ए डिवाइडेड बाई टी बी इज इक्वल्स टू, और यहां पर आप अंडर रूट में आप क्या लिख सकते हैं आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। ठीक है, तो अब टी ए डिवाइडेड बाई टी बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर ए जो है, आर बी कितना है वो है 10 की पावर 5, और आर ए कितना है 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 5 माइनस 4, तो यहाँ क्या बचेगा 10। तो इसका मतलब ये है कि जो टी ए है वो अंडर रूट 10 टाइम्स क्या होगा टी बी के इक्वल होगा। ठीक है, और अंडर रूट 10 को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये 3 पॉइंट समथिंग आता है, जरा देखें 3.1 1 6 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है स्टार ए का वो 3.1 टाइम्स ग्रेटर है किससे, टेम्परेचर ऑफ स्टार बी से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन। तो सरफेस टेम्परेचर सन का गिवन है वो है 6000 केल्विन, और कहते हैं प्रोड्यूसेस पीक रेडिएशन ऑफ 420 नैनोमीटर, 420 नैनोमीटर एक्सपोनेंट -9 मीटर। आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ साइरियस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये सन का टेम्परेचर है, या इसे हम 1 से लिख देते हैं क्योंकि सीरियस के लिए भी फिर हमें एस एस लिखना पड़ेगा। इसे मैं लिख देता हूँ ये है T1 λ1।
अब आपसे कहते हैं कि साइरियस का टेम्परेचर बताएं कि वो क्या होगा अगर उसमें से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 72 एक्सपोनेंट माइनस 9। अब डेटा को देखते साथ ही आपको ये बात समझ आ जाती है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वो क्या होता है, λ1 T1 इज इक्वल्स टू λ2 T2। तो अगर यहाँ से λ2 आपने फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, λ1 T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, सॉरी T2 हमने निकालना था, तो λ2 को इसके नीचे डिवाइड कर दें, λ2 जरा सॉल्व करें इसे, T2 क्या आ जाएगा, right? जी जी, कितना आ रहा है, देखें एक्सपोनेंट माइनस 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 420 एक्सपोनेंट माइनस 9 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 72 एक्सपोनेंट माइनस 9, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ठीक है, क्या आंसर बताया आपने, 3.5 exponent 22. 3.5 एक्सपोनेंट 22, ये कैसे Yes, होगा, sir. एक्सपोनेंट माइनस नहीं, एक्सपोनेंट 22 कैसे आएगा, ये तो नहीं समझ आ रहा मुझे। 420 को आप 6000 से मल्टीप्लाई करें और 72 से डिवाइड करें तो Sir, एक्सपोनेंट 22, 35,000. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंट 22 कैसे आ सकता है, 35,000 केल्विन, बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि इफ अ सोर्स हैज अ luminosity ऑफ 3.2 एक्सपोनेंट 26, ठीक है, ये luminosity गिवन है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 लाइट ईयर। अब देखिए डिस्टेंस आपको गिवन है 3 लाइट ईयर, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक लाइट ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस होता है, अगर मैं इसको देखूं तो वो इस तरह से लिखते हैं 9.46 एक्सपोनेंट 15 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ल्यूमिनोसिटी इतनी गिवन है, आपको क्या करना है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी बतानी है क्या होगी, 2.838 exponent 16. 838 एक्सपोनेंट 16 मीटर। अब ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी निकालनी है, तो F इज इक्वल्स टू ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर। पुट करें जरा, आंसर निकालें, 3.826 एक्सपोनेंट 26 डिवाइडेड बाय 4 पाई 3.14, 2.838 एक्सपोनेंट 16 का स्क्वायर। 3.78 exponent minus 8. बिल्कुल सही है, 3.78 एक्सपोनेंट माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।